आज है 4 अक्टूबर शनिवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में हरकारा, यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज्यादा। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बरेली में आई लव मोहम्मद लिखे एक बोर्ड को लेकर भड़की हिंसा, गिरफ्तारियों और बुलडोजर कार्रवाई की। जानेंगे कि क्यों जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी ने उनकी अवैध गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। साथ ही नजर डालेंगे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में, जहां कथित तौर पर कफ सिरप से बच्चों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। और बात करेंगे कि कैसे जिस कलाकार एमएफ हुसैन को भारत से निर्वासित होना पड़ा, उनकी याद में कतर एक विशाल संग्रहालय बना रहा है। आइए सुनते हैं आज की खबरें विस्तार से। आप मेरे शौहर को कब रिहा करेंगे? क्या आप प्लीज उन्हें कुछ खाना देने देंगी? वो भूखे हैं। 4 सितंबर को कानपुर में पैगंबर के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए निकाले गए बारावफात के जुलूस के दौरान एक रोशन बोर्ड पर लिखे आई लव मोहम्मद संदेश को लेकर शुरू हुआ विवाद। उत्तर प्रदेश के बरेली में हिंसा, एफआईआर, गिरफ्तारी, इंटरनेट बंदी और बुलडोजर कार्रवाई में बदल गया। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और त्योहारी सीजन के बीच उनके कारोबार को भी नुकसान हो रहा है। बुर्के में छिपी 24 साल की इमा जहान, एक कंधे पर अपनी 7 महीने की बेटी और दूसरे पर खाने से भरा बैग लिए बरेली के कोतवाली थाने के बाहर खड़ी हैं। वो 4 दिनों से यहाँ आ रही हैं। जब भी कोई पुलिसकर्मी बाहर आता है, तो वो उसी सवाल के साथ उसकी ओर दौड़ती हैं, आप मेरे शौहर को कब रिहा करेंगे? जहान बताती हैं कि वो शुक्रवार 26 सितंबर से यह पूछ रही हैं, जब उनके 25 साल के पति गुड्डू को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एक कांस्टेबल उन्हें यह कहकर हटा देता है कि केवल उसके वरिष्ठ अधिकारी ही उनके सवाल का जवाब दे सकते हैं। जब कांस्टेबल अपनी बाइक पर बैठकर जाने लगता है, तो वह गिड़गिड़ाती हैं, क्या आप प्लीज उन्हें कुछ खाना देने देंगी? वो भूखे हैं। गुड्डू उन 81 लोगों में से एक थे जिन्हें 26 सितंबर को जेल भेजा गया था। ये सब कानपुर में बारावफात के जुलूस के दौरान हुए एक विवाद का नतीजा है। कुछ लोगों ने मुस्लिम समुदाय के सदस्यों का सामना करते हुए कहा था कि यह बोर्ड पारंपरिक जुलूस में एक नया तत्व है। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक धार्मिक जुलूसों में केवल पारंपरिक उत्सव ही आयोजित किए जा सकते हैं। उस समय मामला सुलझ गया था, लेकिन यह एक बड़े विवाद में बदल गया। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख तौकीर रजा खान ने कानपुर की घटना के खिलाफ 26 सितंबर को बरेली में जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। अगले दिन खान को 7 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उनके एक अनुयायी का कहना है, वो बस यूपी में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपना चाहते थे। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया, हमने विरोध की इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन आला हजरत दरगाह के अनुयायी नौमहला मस्जिद के पास के मैदान में तख्तियां लेकर और नारे लगाते हुए इकट्ठा होने लगे। भीड़ बढ़ गई और कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पुलिस पर पत्थर फेंके जाने के बाद हिंसक हो गई, जिसके जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके बाद पुलिस ने आसपास के घरों और दुकानों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और घंटों के भीतर बरेली के बाजारों और घरों से दर्जनों लोगों को उठा लिया। रेशमा, जिनका दावा है कि उनका बेटा नाबालिग है और झड़प के समय घर पर था, कहती हैं, पुलिसकर्मी आधी रात को मेरे बेटे को ढूंढते हुए मेरे घर में घुस आए। वे सभी पुरुष थे। जब मैंने उनके मेरे घर में घुसने पर सवाल उठाया, तो उन्होंने गुस्से में कहा कि मुझे अपने बेटे को उन्हें सौंप देना चाहिए। 30 सितंबर को बरेली पुलिस ने खान के एक सहयोगी तंजीम को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि उसने उन पर गोली चलाई और जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली मार दी गई। उसी दिन खान के एक और सहयोगी मोहसिन रजा की बाजार में स्थित संपत्ति का एक हिस्सा बुलडोजर का इस्तेमाल करके गिरा दिया गया। बरेली विकास प्राधिकरण ने इसे एक अवैध निर्माण बताया। कानपुर की घटना के बाद विरोध जल्द ही यूपी से उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना तक फैल गया। बरेली में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जहां 2 दिनों में 2000 लोगों के खिलाफ 10 एफआईआर दर्ज की गई। शहर में एक सप्ताह के भीतर गिरफ्तारी, हिरासत, फ्लैग मार्च, इंटरनेट बंदी और बुलडोजर कार्रवाई देखी गई। बरेली में हिंसा के तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सार्वजनिक भाषण में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम करेगी। इस बीच शिया नेता कल्बे जव्वाद और जमात-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सदातुल्लाह हुसैनी जैसे धार्मिक नेताओं ने मुस्लिम समुदाय से शांति बनाए रखने की अपील की है।
नौमहला मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल मैकेनिक का कहना है कि इलाके के हर मुसलमान पर गिरफ्तारी का डर मंडरा रहा है। एक पान की दुकान चलाने वाले 50 वर्षीय व्यक्ति का कहना है कि वो अपनी आजीविका की रक्षा के लिए टोपी पहनने या दुकान में कोई भी ऐसा चिन्ह रखने से बचता है जिससे ये पता चले कि वो मुस्लिम है। कोतवाली थाने के पास फलों का जूस बेचने वाले राम साहनी कहते हैं, लोग ये क्यों नहीं समझ सकते कि राजनेता बांटो और राज करो की नीति अपनाते हैं। सत्ता की इस खींचतान में मेरे जैसे आम लोग पिस जाते हैं। उन्होंने बताया कि 3 दिनों में उन्हें 20,000 रुपये से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। इंटरनेट बंद होने से छात्रों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पैगंबर मोहम्मद के प्रति प्रेम व्यक्त करने पर लगे प्रतिबंधों पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि इस देश में आई लव मोदी कहना तो स्वीकार है, लेकिन आई लव मोहम्मद कहना नहीं। उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद लिखे बोर्ड लगाने के लिए कुछ लोगों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर का जिक्र करते हुए उन्होंने पूछा, अगर हम अपनी मस्जिद में भी जाना चाहते हैं तो वे उसे भी छीन लेना चाहते हैं। कोई आई लव मोदी कह सकता है, लेकिन आई लव मोहम्मद नहीं। आप कहां पहुंचने की योजना बना रहे हैं? ओवैसी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा वाले पोस्टर लगाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। जम्मू कश्मीर भाजपा नेता जहांजेब सिरवाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अस्वीकार्य टिप्पणियों और राज्य पुलिस के मुस्लिम समुदाय के प्रति प्रतिशोधपूर्ण रवैये का हवाला देते हुए पार्टी से इस्तीफा देने की धमकी दी है। उन्होंने एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के दृष्टिकोण के खिलाफ है। बिहार में हाल ही में संपन्न हुए मतदाता सूची पुनरीक्षण पर चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आंकड़ों के एक साधारण घटाव से पता चला कि इस प्रक्रिया में लगभग 47 लाख मतदाताओं को हटा दिया गया था, लेकिन चुनाव आयोग ने इसका कोई विवरण साझा नहीं किया। द वायर की एक रिपोर्ट के अनुसार ये डेटा प्रकटीकरण नीति में एक बड़े बदलाव को दिखाता है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से चुनाव आयोग मतदाता सूचियों पर अत्यधिक विस्तृत डेटा जारी करता रहा है। ये भी पता चला है कि जून और सितंबर के बीच मतदाता सूची में 21.53 लाख मतदाता जोड़े गए, लेकिन ये जानकारी नहीं दी गई कि इनमें से कितने पहली बार पंजीकृत हुए। इसके अलावा अंतिम सूची बनाने के लिए जोड़े और हटाए गए मतदाताओं की संख्या आयोग द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या से अधिक है। डेटा में यह अपारदर्शिता और विसंगति लाखों मतदाताओं को प्रभावित करती है और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर चिंताएं बढ़ा रही है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होनी है। इस महीने कुआलालंपुर में होने वाले आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बैठक हो सकती है। हालांकि नई दिल्ली इसे लेकर सतर्क है, खासकर अमेरिकी नेता के 10 मई को भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्धविराम में मध्यस्थता करने के दावों को देखते हुए। इसके अलावा द्विपक्षीय संबंधों में तनाव भी एक कारक है, क्योंकि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ अभी तक वापस नहीं लिया गया है और व्यापार समझौते पर कोई सफलता नहीं मिली है। एक ऐतिहासिक अध्ययन में पाया गया है कि सामान्य भारतीय आहार देश में मधुमेह और मोटापे के संकट की मुख्य वजह है। नेचर मेडिसिन में प्रकाशित शोध से पता चलता है कि भारतीय आहार में 60% से अधिक कैलोरी निम्न गुणवत्ता वाले कार्बोहाइड्रेट से आती है, जो अक्सर सफ़ेद चावल, मैदे और अतिरिक्त चीनी जैसे स्रोतों से होती है। यह आहार पैटर्न टाइप 2 मधुमेह और प्रीडायबिटीज का जोखिम 40% तक बढ़ा देता है। 15 साल के इस अध्ययन में पाया गया कि औसत भारतीय आहार में प्रोटीन का सेवन दैनिक कैलोरी का केवल 12% है, जो अपर्याप्त है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने गुरुवार को एक रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें जेएनयू के पूर्व छात्रों उमर खालिद और शरजील इमाम को रावण के रूप में दर्शाते हुए उनका पुतला फूंका गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर शरजील इमाम को फांसी दो और उमर खालिद को फांसी दो जैसे नारे लगाए गए। जेएनयू छात्र संघ ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे धर्म का फायदा उठाने और इस्लामोफोबिया फैलाने का जानबूझकर किया गया प्रयास बताया। जेएनयूएसयू ने कहा, उमर और शरजील 5 साल से कैद में हैं। उनके मामले अभी भी विचाराधीन हैं। फिर भी एबीवीपी ने सड़कों पर एक सार्वजनिक ट्रायल आयोजित करने का फैसला किया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कथित तौर पर कफ सिरप पीने के बाद 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का आंकड़ा 9 हो गया है। किडनी फेल होने के कारण ये मौतें हुई हैं। छिंदवाड़ा के पड़ोसी नागपुर के एक अस्पताल में कम से कम 3 अन्य बच्चे डायलिसिस और वेंटिलेटर सपोर्ट पर जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बच्चों के मेडिकल इतिहास के विश्लेषण से पता चला कि कफ सिर्फ सभी मामलों में समान था। नागपुर के अस्पतालों में जिन बच्चों की मौत हुई,
उनकी बायोप्सी रिपोर्ट के अनुसार मौत का कारण तीव्र गुर्दा चोट यानी एक्यूट किडनी इंजरी प्रतीत होता है। इस बीच केंद्र सरकार ने खांसी की दवाइयों के विवेकपूर्ण उपयोग पर एक परामर्श जारी किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खांसी की दवाई की सिफारिश नहीं की जाती है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में जांचे गए किसी भी सिरप के नमूने में डाइथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल नहीं था, जो किडनी की चोट का कारण बनते हैं। जोधपुर जेल में बंद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि आंगमो ने अपने पति की हिरासत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और वांगचुक की तत्काल रिहाई की मांग की है। वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया है। आंगमो ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी और नियमों का उल्लंघन थी। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के बाद से उनके पति से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। इस बीच हिंसा प्रभावित लेह जिले में 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूल शुक्रवार को फिर से खुल गए, लेकिन मोबाइल इंटरनेट निलंबित रहेगा। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं और सोनम वांगचुक सहित हिरासत में लिए गए सभी लोगों को रिहा करने की भी मांग की है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपने मजबूत समर्थन को दोहराया है और कहा है कि भारत पश्चिमी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। पुतिन ने कहा, हम भारतीय कृषि उत्पादों और दवाओं का आयात बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। तालिबान प्रशासन के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्की अगले सप्ताह भारत की यात्रा पर आएंगे। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के 4 साल बाद ये दौरा हो रहा है। ये यात्रा कुछ समय से विचाराधीन थी, लेकिन मुत्की यात्रा नहीं कर पाए थे क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के तहत हैं। भारतीय अधिकारियों ने संकेत दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति द्वारा 30 सितंबर को जारी की गई अस्थायी छूट ने मुत्की की भारत यात्रा का रास्ता साफ कर दिया। भारत ने काबुल में तालिबान शासन को कानूनी मान्यता नहीं दी है। हालांकि मुत्की पिछले वर्षों में कई भारतीय अधिकारियों से मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक हिंदू दक्षिणपंथी समूह द्वारा चलाए गए अभियान ने शीतला माता मार्केट से मुस्लिम व्यापारियों और सेल्समैन को जबरन बाहर कर दिया है। आर्टिकल -14 की रिपोर्ट के मुताबिक इस अभियान को कथित तौर पर सत्ताधारी भाजपा विधायक के बेटे ने शुरू किया था। इस बढ़ती शत्रुता के बीच एक हिंदू मुस्लिम व्यावसायिक साझेदारी अटूट खड़ी है। बलवंत सिंह राठौर और मोहम्मद हारून ने एक गारमेंट की दुकान में 51 लाख रुपये का निवेश किया था। हिंदू मकान मालिक को दबाव में आकर उन्हें दुकान खाली करने के लिए कहना पड़ा। लोगों ने राठौर को साझेदारी तोड़ने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने विश्वासघात के ऊपर बेदखली को चुना। राठौर और हारून, जो लंबे समय से दोस्त हैं, अब अपने कारोबार को फिर से स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग की 19 सितंबर को हुई मौत ने असम में एक दुर्लभ एकता का दृश्य प्रस्तुत किया है। एक ऐसा राज्य जो अक्सर धार्मिक और भाषाई आधार पर बंटा रहता है। 52 वर्षीय कलाकार की अचानक मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया गया। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार गर्ग का संगीत विशेष रूप से बंगाली भाषी मुसलमानों के लिए सांत्वना का स्रोत था, जिन्हें अक्सर बाहरी के रूप में हमलों का सामना करना पड़ता है। गर्ग ने खुद को नास्तिक बताया था और वह भारत की जाति व्यवस्था के भी मुखर आलोचक थे। 2019 में वह नागरिकता कानून के खिलाफ एक अभियान में भी सबसे आगे थे। कलाकार एमएफ हुसैन को हिंदू अतिवादियों द्वारा परेशान किए जाने के बाद देश छोड़ना पड़ा था। अब उनकी याद में कतर एक विशाल संग्रहालय का अनावरण कर रहा है। कतर फाउंडेशन 28 नवंबर को दोहा में लौह व कलम एमएफ हुसैन संग्रहालय का अनावरण करेगा। यह आधुनिक भारतीय कला के सबसे प्रतिष्ठित शख्सियतों में से एक को 3000 वर्ग मीटर में फैली एक विशाल श्रद्धांजलि है। 1996 में एक देवी के रूप में चित्रित एक नग्न महिला की पेंटिंग को लेकर हुए विरोध के बाद हुसैन को दक्षिणपंथी संगठनों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके कारण अंततः उन्हें अपने जन्म के देश से बाहर जाना पड़ा। हिंदुस्तान टाइम्स के एक संपादकीय में कहा गया है, भारत का नुकसान कतर का लाभ है। आज के लिए इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और टिप्पणी जरूर बताएं। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। हरकारा सबस्टैक पर तो है ही, आप हमें व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई और ट्विटर पर भी पा सकते हैं। शोर कम, रोशनी ज्यादा। नमस्कार। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।